नमस्कार दोस्तों, कानून प्लस चैनल पर आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक तौर पर इसका कारण स्वास्थ्य बताया गया है, लेकिन क्या कहानी वाकई सिर्फ इतनी सी है? एक शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का यूं अचानक मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दे देना क्या महज एक संयोग है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा गहरा सियासी खेल चल रहा था? आज इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उन अनदेखी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिन्हें शायद मुख्यधारा की मीडिया आपको न दिखाए, और उन सवालों को उठाएंगे जो इस इस्तीफे के बाद हर किसी के जहन में हैं। इस रिसर्च को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1. अप्रत्याशित विदाई, जो सामने आया और जो छिपाया गया। सोचिए दोस्तों, 21 जुलाई 2025 का वो दिन, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो एक जाने माने वकील और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनके कार्यकाल के अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया। यह इस्तीफा ठीक संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन आया। कल्पना कीजिए, कुछ ही घंटे पहले वो राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की बैठक बुला रहे थे, सांसदों से मिल रहे थे, और किसी को दूर दूर तक कोई संकेत नहीं था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। रात 9 बजे वो अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा, और चौंकाने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति कार्यालय को भी इसकी भनक तक नहीं थी। सवाल उठता है, क्या यह महज एक संयोग है, या फिर इस टाइमिंग में कोई गहरा राज छिपा है? सरकारी तौर पर इस्तीफे की चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। लिखा गया कि वो स्वास्थ्य पर ध्यान देने और डॉक्टरी सलाह का पालन करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन विपक्ष ने तुरंत इस पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे अकल्पनीय और अस्पष्टनीय बताया। उन्होंने साफ कहा कि सुबह 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर हुआ होगा, जिसके चलते ये इस्तीफा देना पड़ा। यह शुरुआती संदेह ही था जिसने इस कहानी की जड़ों को और गहरा खोदने पर मजबूर किया। मित्रों, आशा है अब तब इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आया। आगे की जानकारी और भी रोचक होने वाली है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। 2. टकराव की जड़ें, धनखड़ का बेबाक अंदाज और न्यायिक महाभियोग का ट्रिगर। जगदीप धनखड़ का व्यक्तित्व कभी नरम नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए भी उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तीखी नोक झोंक चलती रही थी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका यह टकराव वाला अंदाज जारी रहा। आपको याद होगा, उन्होंने न्यायपालिका पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर खुलेआम सवाल उठाए। उन्होंने 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को रद्द करने के फैसले को संसदीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया था। वो खुद को सिर्फ एक पीठासीन अधिकारी नहीं, बल्कि न्यायपालिका का सिपाही मानते थे, जो व्यवस्था की कथित अतिरेकों के खिलाफ खड़ा था। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब शुरू हुआ जब मार्च 2025 में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने की खबर आई। धनखड़ को यह एक और मौका मिला न्यायपालिका पर निशाना साधने का। उन्होंने सरेआम सवाल उठाए कि इस मामले में FIR क्यों नहीं हुई, और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति को भी असंवैधानिक करार दिया। और अब आता है वो फ्लैश पॉइंट जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। अपनी अंतिम आधिकारिक कार्रवाई में धनखड़ ने विपक्ष द्वारा लाए गए न्यायाधीश यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकार कर लिया। ये एक अभूतपूर्व कदम था, क्योंकि इससे उन्हें न्यायिक जांच पैनल के सदस्यों के चयन में लोकसभा अध्यक्ष के बराबर अधिकार मिल जाता। सूत्रों के अनुसार इस कदम ने सरकार को हक्का बक्का कर दिया और इसे एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई माना गया। यह घटना धनखड़ के लगातार आक्रामक बयानों और विपक्ष के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों, जिसमें 146 सांसदों का निलंबन भी शामिल है, ने एक नई तस्वीर पेश की। सरकार ने शायद उनके मुखर अंदाज को तब तक पसंद किया जब तक वह उनके एजेंडे से मेल खाता था, जैसे न्यायपालिका पर हमले। लेकिन जब उनके स्वतंत्र फैसलों ने संसदीय कार्यवाही और सरकार की अपनी रणनीति को सीधे प्रभावित करना शुरू किया, तब तस्वीर बदल गई। यह एक अलार्मिंग संकेत था कि संवैधानिक पदों पर बैठी स्वतंत्र आवाजें भी सत्ताधारी दल के रणनीतिक हितों से भटकने पर लायबिलिटी बन सकती हैं। 3. अंदरूनी खेल, अदृश्य दबाव और इस्तीफे की मजबूरियां। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले साफ बताता है कि ये कोई पहले से तय रिटायरमेंट नहीं थी, बल्कि तत्काल अप्रत्याशित परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थी। उनके साले ने भले ही स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया हो,
लेकिन यह बयान कि धनखड़ ने कभी दबाव नहीं लिया, राजनीतिक दबाव की व्यापक धारणा से मेल नहीं खाता। यह एक तरह का नैरेटिव मैनेजमेंट लगता है। तो असली दबाव कहां से आया? एनडीटीवी की रिपोर्ट और अन्य सूत्रों के अनुसार धनखड़ द्वारा विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद सरकार के भीतर गुस्सा और संदेह चरम पर पहुंच गया था। कोल्ड शोल्डर इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक्स, पहले ट्विटर, पर संदेश चौंकाने वाला रूप से संक्षिप्त था। इसमें धनखड़ के राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, जो सरकार की नाराजगी का साफ संकेत था। वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों की अत्यंत चुप्पी ने इस भावना को और पुख्ता किया। मंत्रियों का नदारद होना सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने धनखड़ द्वारा बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे इस्तीफे वाले दिन दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच हुई बहुत गंभीर घटना बताया, जिसने सब कुछ बदल दिया। गुपचुप जवाबी कार्रवाई। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि धनखड़ द्वारा विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने तुरंत हरकत में आते हुए गोपनीय तरीके से अपने और एनडीए के सांसदों से न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ एक समान प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए। यह धनखड़ के कदम का सीधा जवाब और सरकार की ताकत का प्रदर्शन था। उन्हें यह संदेश देना था कि पार्टी उनके बिना भी अपना काम कर सकती है। लाइन क्रॉस करने का आरोप। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ मंत्रियों ने बीजेपी सांसदों को यह भी बताया कि धनखड़ ने राज्यपाल रहते हुए और उपराष्ट्रपति रहते हुए कई बार सीमा लांघी थी और सरकार को उनकी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। इन सभी घटनाक्रमों ने धनखड़ पर जबरदस्त दबाव बनाया। ऐसा लगता है कि संदेश साफ था और उन्होंने इसे समझने में देर नहीं लगाई। कुछ ही घंटों बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। यह स्पष्ट रूप से एक जबरन बाहर निकाला जाना प्रतीत होता है, जहां स्वास्थ्य का बहाना एक सम्मानजनक निकास का मार्ग बन गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे सोवियत शैली के इस्तीफे से जोड़ा, जहां उच्च पदस्थ अधिकारियों को अक्सर चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए जाने को कहा जाता था। ये मांग पारदर्शिता की ओर इशारा करती है। मित्रों, आपके अगर कोई विचार हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। 4. भविष्य की सियासत। कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति और रणनीतिक चालें? धनखड़ के इस्तीफे ने तुरंत उपराष्ट्रपति पद के अगले दावेदार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में 422 सांसदों का बहुमत है, जिससे वे आसानी से अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम जो सामने आया वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बीजेपी के एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिहार के अन्य बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन दिया। यह अटकलें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर नीतीश कुमार दिल्ली आ जाते हैं तो बिहार में बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो सकता है, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि धनखड़ का इस्तीफा नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वहीन उपराष्ट्रपति पद पर धकेला जा सके। यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कैसे संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक सौदेबाजी और सहयोगी दलों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इन अटकलों को अनावश्यक और मनगढ़ंत बताया है, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा एक और नाम है जिस पर सबकी निगाहें हैं, रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर वे वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित जन नायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और नाई समुदाय के प्रखर नेता हैं और भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण छी हैं। रणनीतिक महत्व। रामनाथ ठाकुर नाई समुदाय से आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है। बीजेपी लंबे समय से ओबीसी वोटों को, खासकर गैर यादव ओबीसी वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाना बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास के नारे को मजबूत करेगा और अति पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश देगा। यह बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े वोट बैंक को साधने की एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। यह नीतीश कुमार से जुड़ी किसी भी राजनीतिक जटिलता को भी दरकिनार करते हुए एक विश्वसनीय और रणनीतिक रूप से मूल्यवान विकल्प प्रदान करता है। अन्य संभावित दावेदार। इनके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में हैं, जो एनडीए की जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति को दर्शाते हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री। मोहम्मद आरिफ खान, बिहार के राज्यपाल। मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। हरिवंश, वर्तमान राज्यसभा उपसभापति।
ये सूची बताती है कि बीजेपी कितनी बारीकी से जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखती है। मित्रों, आपके अगर कोई विचार हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। 5. मीडिया का फोकस, स्वास्थ्य से सियासी खेल तक का सफर। दोस्तों, मीडिया ने भी इस खबर को कई परतों में दिखाया। शुरुआत में एनडीटीवी जैसे बड़े चैनलों ने आधिकारिक स्वास्थ्य कारणों को रिपोर्ट किया, लेकिन कुछ ही घंटों में नैरेटिव पूरी तरह बदल गया। शुरुआती संदेह, हेडलाइंस में तुरंत अप्रत्याशितता, अस्पष्टनीय प्रकृति और इस बात पर जोर दिया गया कि इस्तीफे में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। एनडीटीवी का बड़ा खुलासा, एनडीटीवी और अन्य प्रमुख आउटलेट्स ने तुरंत इस्तीफे को न्यायाधीश यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच महत्वपूर्ण दरार से जोड़ दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी घटना ने इस्तीफे की घटनाओं की श्रृंखला को गति दी होगी। विपक्ष की आवाज, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बार बार कुछ बहुत गंभीर होने पर जोर दिया, खासकर मंत्रियों की बैठक से अनुपस्थिति को लेकर। अशोक गहलोत, इमरान प्रतापगढ़ी और कार्ति चिदंबरम जैसे नेताओं ने इसे खुले तौर पर राजनीतिक दबाव और जबरन इस्तीफा बताया। चिदंबरम ने तो इसकी तुलना सोवियत शैली के इस्तीफों से कर दी। संरक्षित आलोचना, एनडीटीवी की विशेष रिपोर्टों ने इस मध्यकालीन इस्तीफे की दुर्लभ, लगभग अभूतपूर्व प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने सीधे सवाल उठाए कि कैसे श्री धनखड़ और विपक्ष के बीच अविश्वास श्री धनखड़ और सत्ता पक्ष के बीच अविश्वास में बदल गया, और केंद्रीय विश्लेषणात्मक प्रश्न उठाया, क्या जगदीप धनखड़ ने अपने पत्ते ज्यादा खेल दिए? नीतीश कुमार एंगल का प्रसार, आरजेडी के इस दावे को भी व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया कि यह बीजेपी की नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से महत्वहीन उपराष्ट्रपति पद पर धकेलने की साजिश है, जिसने इस्तीफे में एक और सियासी गणना जोड़ दी। कुल मिलाकर मीडिया ने इस घटना को एक रहस्यमय राजनीतिक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने जनता की राय को गहराई से प्रभावित किया और राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दी। मित्रों, अब तक की जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। निष्कर्ष और आपकी राय। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या यह वाकई सिर्फ स्वास्थ्य का मामला था या उन्हें हटाया गया? अब जो ठोस जानकारी और सबूत सामने आए हैं वे इस ओर इशारा करते हैं कि असली कहानी सत्ता के संतुलन, संस्थागत टकराव और पर्दे के पीछे की अदृश्य ताकतों की है। उनके इस्तीफे से यह बात और स्पष्ट होती है कि भारतीय राजनीति की ऊपरी सतह के नीचे कितनी गहरी और शक्तिशाली धाराएं बहती हैं। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी बड़े सवाल खड़े करती है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए? संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता कितनी है? क्या हमारी राजनीति में साजिशों और पर्दे के पीछे की रहस्यमय कहानियों की हमेशा जगह बनी रहेगी? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वाकई सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ, या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल था, जैसा कि एनडीटीवी और अन्य रिपोर्ट्स संकेत देती हैं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। अगर आपको यह गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया तो इसे अभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच सामने आ सके। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी सियासी कहानियों की परतें खोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल कानून प्लस को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन। गुड बाय एंड एडियोस। आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।